ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच जॉइनिंग अगेन। आज हमारी 17th एपिसोड है जो हम वीकली बेसिस पे करते हैं, मैं और वली मिल के। और हमारी जो इंटेंट होती है वो ये होती है कि हम मार्केट्स के बारे में सादा अल्फाज में थोड़ी सी अपडेट्स दे दें कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने लगा है नेक्स्ट वीक में, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े से इन्फॉर्म हो। हमारा मकसद हरगिज़ फाइनेंशियल एडवाइस देना नहीं है, लेकिन हम जो अपने लिए सीखते हैं इन मार्केट को स्टडी करके वो हम आपके सामने पेश करते हैं। और हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू आपको मिले। तो प्लीज़, अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो आप कमेंट्स में डाल के हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम अपने आज का जो स्केड्यूल प्रोग्राम है उसकी तरफ चलते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वली, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम यासीन, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक बिल्कुल। तो वली, जो लास्ट वीक गुजरा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मार्केट ने दोबारा से ऑल टाइम हाई टच किया है अगर हम S&P 500 को देखते हैं। और गोल्ड उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया लास्ट वीक, यानी कि गोल्ड ने एक स्ट्रेट अप रैली दिखाई, लेकिन अब वो थोड़ा सा नीचे आया। तो हम उस पर थोड़ा सा टच बेस करेंगे कि क्या वाकई में गोल्ड का अब टॉप आ चुका है, अब यहाँ से उसे नीचे जाना है, या एक ये थोड़ा सा पुल बैक है। तो उस पर भी हम थोड़ा सा जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा एजेंडा मौजूद है आज का, तो प्लीज़ उस पर ज़रा हमें बताओ कि क्या हाँ रिजल्ट यार, है। एजेंडा बड़े मजे का है। उसमें जो है ना, मेरे ख्याल से गोल्ड पे भी हम बात करेंगे और हमेशा की तरह मार्केट के ऊपर तो बात करेंगे ही। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा हमने जैसे पहले लास्ट टाइम भी कहा था कि हमने मिस कर दिया था कमेंट्स को देखना, लास्ट वीडियो की जो कमेंट्स हैं। डू कमेंट ऑन दीज गाइज सो दैट वी कैन हैव सम काइंड ऑफ मोटिवेशन कि हम इस जो हमारी इस इनिशिएटिव है इसको हम कंटिन्यू रखें। तो इस पे कुछ कमेंट्स थे, सारे मोस्टली पॉजिटिव थे। एक अब इसमें देखें अगर कि हैट्स ऑफ टू यू बोथ, डूइंग गुड जॉब। समी यूनुस कह रहे हैं डियर, अच्छा इको मनी के नाम से कोई है, डियर वली एंड यासीन, दिस अ ग्रेट फॉर्मेट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक्स डिस्कशन इन अ लेमैन मैनर। आई मीन, ऑल इन ऑल इट्स अ पॉजिटिव कमेंट। ज़्यादातर पॉजिटिव कमेंट है। एक क्वेश्चन था कि हाउ वुड यू डू मार्केट इवेल्युएशन ऑफ अ स्टॉक कंपनी बिफोर बाइंग? Is S&P 500 better or all world ETF? I think having invested in both would hedge against downturn. What would you guys think? मेरे ख्याल से हम इसको रेगुलर वीडियो के अंदर कवर करते हैं थोड़ा सा। अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। उसको हम उसी में बात करेंगे जब हम मार्केट को एनालिसिस की कुछ बात कर रहे होंगे, उस वक्त इसको एड्रेस करते हैं। अच्छा, एक बड़े मजे का कमेंट था, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन्वेस्ट इट एंड डोंट मेक अदर्स क्रेजी। तो यार, आप तो फिर यूट्यूब से चले जाएं मेरे ख्याल से। ये कौन है? इरशाद अख्तर साहब हैं। तो इन्होंने दूसरा कमेंट भी इसी तरह का किया था। तो मैंने कहा कि भाई, आपका मतलब क्या है? खैर, आप अगर इस तरह की वीडियो से ऑफेंड हो रहे हैं तो फिर आप, मेरे ख्याल से आपका बेहतर ये है कि आप यूट्यूब पर रहें ना, क्योंकि अदरवाइज आप हर चीज़ से ऑफेंड होंगे। तो यस, ये तो हमारे कमेंट्स थे। और अब मैं सोच रहा था कि जो है ना, हम अपना जो फॉर्मेट है वो इसको इस तरह से करें कि हम जो पिछले हफ्ते जो 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 चीज़ें हो गई हैं वो तो हो गई हैं। अब हमने लास्ट टाइम उसकी बात की थी, क्योंकि ये वीकली हमारी वीडियो होती है जो हम अपलोड करते हैं, पॉडकास्ट जो होती है। सो इसके अंदर नेक्स्ट वीक की हाईलाइट जो है, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं और फिर पिछले हफ्ते के अंदर जो जो हुआ है वो भी हम बात करते हैं। बट नेक्स्ट वीक की हाईलाइट, दे आर इंटरेस्टिंग, क्योंकि कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं दैट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट ओवरऑल, यूएस की। और जाहिर सी बात है, जब यूएस की कुछ छींक भी आएगी तो पूरी दुनिया हिलती है। तो वो इम्पैक्ट होता है। उसके बारे में बड़े अच्छे आज मेरे पास कुछ स्टार्ट्स भी हैं। वो अभी हम जब बात कर रहे थे वो मैंने डिस्कस नहीं किया तो तुमसे, अभी मैं जब करेंगे तो बात करते हैं। तो इसमें कुछ अपने तरफ से इनपुट दोगे तुम कि मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अंटिल 31 ऑफ अक्टूबर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ये? हाँ बिल्कुल, जो मेन इवेंट्स होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, एक तो ये कि सबसे बड़े जो न्यूज़ है वो है फेडरल रिजर्व की रेट कट अनाउंसमेंट। और वो वेडनेसडे को होनी है, और मोस्ट लाइकली फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा, क्योंकि अगर अगर हम मार्केट प्रिडिक्शन देखते हैं, एक इनका टूल है CME वॉच के नाम से। और वो बेसिकली जो मार्केट में बेट्स हो रही होती हैं उसको कंसोलिडेट करके एक आपको प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि भाई फेड ने रेट करना है, यानी कि कितने परसेंट चांस है रेट कट करने के और कितने परसेंट चांस है रेट पॉज होने के। तो इस वक्त अगर मैं टूल देखता हूँ तो वो 96% दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी कि रेट कट होगा बाय 25 बेसिस पॉइंट। और नॉर्मली फेडरल रिजर्व जो है वो मार्केट को सरप्राइज़ नहीं करता, यानी कि जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही होती है वो उसी हिसाब से अपनी अनाउंसमेंट करते हैं। तो मोस्ट लाइकली 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक्सपेक्टेड है। और स्टॉक्स के लिए ये बात बुलिश है, क्योंकि अगर रेट कट हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ ईजिंग द फाइनेंशियल कंडीशंस। तो जो डिफरेंट लेंडिंग रेट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, तो लोग फिर मजीद डेट ड्राइव करके उसको एसेट्स के अंदर ड्राइव करते हैं। तो मोस्ट लाइकली एक बुलिश सिग्नल है स्टॉक के लिए। और उसके साथ साथ हमारे पास जो मेगा जो कॉरपोरेशन हैं मैक्स 7 की, जिसमें ऑफकोर्स जितनी भी हाई टेक कंपनीज शामिल हैं,
उनकी अर्निंग्स आनी है इस वीक में, कुछ की वेडनेसडे को आनी है, कुछ की थर्सडे को आनी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है उस हवाले से, क्योंकि इन मेगा कॉर्पोरेशंस की वजह से पूरी मार्केट ड्राइव होती है। यानी कि अगर आप देखें कि S&P 500 का जो चार्ट है उसमें 30 to 25% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ इन 7 कंपनीज़ का है। तो अगर ये 7 कंपनीज़ की अर्निंग्स अच्छी आती है तो ऑफकोर्स S&P 500 भी उस हिसाब से परफॉर्म करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीक, आपने इस पर नज़र रखनी है। इसके अलावा जो ट्रम्प साहब हैं वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं, और उसके बाद जो भी अनाउंसमेंट होगी उसका मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल। कोई उसके बाद पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो ट्रेड डील्स के हवाले से या टेरिस के हवाले से, तो ऑफ कोर्स वो मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट होती है कि अगर वो मीटिंग लेट्स से कैंसिल हो जाती है या उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो ऑफ कोर्स मार्केट उस हिसाब से अपना जो है रिएक्शन दिखाएगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर श्योर। लास्ट वीक की अगर बात करें तो लास्ट वीक के अंदर जो हमने देखा कि गोल्ड नीचे गया था। गोल्ड के ऊपर अभी बात करते हैं, बट गोल्ड ने 6% का डिप लिया था। और उसका कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा था किसी को। मतलब मैंने तो अभी तक बहुत सारे एनालिसिस पढ़े हैं, तो सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, बट किसी ने कोई सॉलिड उसका रीज़न नहीं दिया कि इतना बड़ा डिप क्यों आया। आई थिंक कोई 20 साल बाद इस तरह का कोई सिंगल डे डिप आया था गोल्ड की प्राइस के अंदर। और स्टॉक मार्केट ऊपर गई थी। स्टॉक मार्केट के अंदर मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई अगेन उसने बनाया है। बिटकॉइन भी थोड़ा सा ऊपर, अभी मैं देख रहा था $113,000 के ऊपर था। तो ऑल इन ऑल अगला हफ्ता अगर अर्निंग्स एज एक्सपेक्टेड आती हैं या अबव एक्सपेक्टेड आती हैं तो स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। एंड जो गोल्ड है वो उसके ऊपर अभी हम आएंगे, उसके ऊपर पूरा एक अलग से सेक्शन है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। बट जो क्वेश्चन एक और आया था बीच में कि किस तरह से स्टॉक्स सेलेक्ट करते हैं और वर्ल्ड ईटीएफ कैसा रहेगा, और अगर हम लेट्स से सिंगल स्टॉक लेते हैं वो कैसे सिलेक्शन होती है। तो मैं बड़ा ज़बरदस्त एक चार्ट था, इत्तेफाक से इसको बात भी करनी थी और कमेंट भी कुछ इस तरह का है। तो ये चार्ट बड़ा मज़े का था जिसके अंदर जो पिछले ये 55 साल का चार्ट है जिसके अंदर वॉरेन बफे सबसे ओल्डेस्ट इन्वेस्टर है, जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं पूरे दुनिया के उसके अंदर ये शो हो रहे हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस है, वो वॉरेन बफे है, चार्ली मंगर का बेटा है चार्ल्स मंगर, उसकी बात हुई है, पीटर लिंच की बात हुई है, बेंजामिन ग्राहम की बात हुई है। इस तरह के बड़े बड़े जो नाम हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। और ये है किस तरह का, बेसिकली ऑन वाई एक्सिस यू कैन सी के एनुअल एक्सेस रिटर्न ओवर S&P 500 डिविडेंड री इन्वेस्टेड फॉर्म के अंदर इन सारे इन्वेस्टर्स ने कितने परसेंट अपना रिटर्न लिया है ओवर एंड अबव वट एवर S&P 500 गिव। यानी कि लेट्स से अगर एवरेज S&P 500 का रिटर्न 7% है, 8% है, या लेट्स से 10% है, तो इन इन्वेस्टर्स ने उस रिटर्न को कितना परसेंट बीट किया है, कितना उससे ऊपर गए। सो वॉरेन बफे का जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो 15% के करीब का आ रहा है। और जो 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 एक्स एक्सिस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ईयर्स के कितने साल तक इन्होंने इसको मेंटेन किया है। यानी कि वॉरेन बफे ने 15% S&P 500 को बीट किया है, 15% ओवर एंड अबव S&P 500 फॉर 55 ईयर्स। इसी तरह से अच्छा कुछ कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी एज कम हो सकती है, यानी कि उनको कम टाइम मिला, या लेट्स से उन्होंने उनका टाइम कुछ इस तरह का था उनकी मार्केट का, उस तरह से उनको फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि बेंजामिन ग्राहम क्योंकि वॉरेन बफे का अपना टीचर भी रहा है, सो उसके अंदर देखा जाए तो बेंजामिन ग्राहम का ज़्यादा अच्छा रिटर्न नहीं है क्योंकि 10% रिटर्न दिया 20 साल के अंदर। लेकिन 20 साल भी एक बहुत बड़ा टाइम होता है कि आपने 20 साल तक S&P 500 को बीट किया है विद द मार्जिन ऑफ 10%। तो ये भी बड़ा बड़ा नंबर है। जॉर्ज सोरोस ने भी 35 साल तक बीट किया है फॉर ऑलमोस्ट अराउंड 17%। पीटर लिंच ने तकरीबन 8-9 साल बीट किया है, तकरीबन कोई ऑलमोस्ट आई थिंक एवरेज कर रहा है ये 13%। सो अब पॉइंट ये था, जो क्वेश्चन था वहाँ पर कमेंट के अंदर, कि हम कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं स्टॉक्स का, जो कि लोग करते हैं और उसकी पूरी साइंस है बैकग्राउंड पे। लेकिन क्योंकि मुझे उस तरह का तो या तुम्हारा मुझे नहीं पता, मैं तुमसे पूछता हूँ अभी। बट फॉर मी, मैं कुछ अमाउंट अपनी जो एसेट की होती है, अपनी जो फंड्स की होती है, जो मेरा अपना पोर्टफोलियो है, उसका मैं कुछ अमाउंट तो इन्वेस्ट कर देता हूँ अपने हिसाब से, अपने कुछ स्टॉक्स के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी, US के अंदर भी और UAE के अंदर भी। बट वो बड़ी अमाउंट नहीं होती है, और वो मेरे पास वो टूल्स नहीं है या मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं उसके अंदर इतना इन्वेस्ट करूं अपना टाइम कि उसको पूरा उसकी एनालिसिस करूं। प्लस ये कि एनालिसिस के अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो एकदम से आते हैं और जिनका आपको फोर्स ही नहीं कर सकते। सो एक सिंगल कंपनी किस तरह से हिट होती है, यू नेवर नो।
सो दैट्स वाई उसमें मैं नहीं जाता अपने मेजर पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन जो दूसरी बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप यूएस के ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या आपको वर्ल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड ईटीएफ में आपका बड़ा पोर्शन होना चाहिए, जो मेरे पास भी होता है। उसका रीज़न ये है कि यूएस एक सर्टेन लेवल पे ग्रो करता है, और हमने देखा है इन पास्ट के 15-15 साल तक इस तरह का टाइम भी आया है कि यूएस की मार्केट ने उस तरह के रिटर्न्स नहीं दिए हैं। और जब उस टाइम पर अगर आप डाइवर्सिफाइड होते हैं पूरी दुनिया के ऊपर, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं ओवरऑल। सो अगर आप ओवरऑल की बात करेंगे और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, तो आपके पास जो डाइवर्सिफाइड ग्लोबल ईटीएफ है उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बट ऑफकोर्स ग्लोबली डाइवर्सिफाइड ईटीएफ के अंदर भी यूएस का कंपोनेंट ज़्यादा होगा, ऑलमोस्ट 60-70% के करीब यूएस का कंपोनेंट होगा। सो आप यूएस से तो फिर भी नहीं हट रहे, बट आपने 30-40% आपने तकरीबन कहीं का पूरी दुनिया का कंपोनेंट भी लिया हुआ है। सो आप एक सेफ चल रहे हैं। लेकिन इसका फ्लिप साइड ये होता है कि आपका जो रिटर्न होता है वो कम हो जाता है, वो उस तरह से नहीं होता, बट आपका डाउन साइड है वो भी कम हो जाता है। सो इट डिपेंड ऑन यू, ऑन पर्सन टू पर्सन। सो ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है कि अगर आप अपने आप को समझने लगे हैं कि यार मैंने 2 साल तक अपने मार्केट को बीट कर दिया है, पहले नॉर्मल S&P 500 का 25% था, मेरा 50% है या 40% है या 30% है, वॉटेवर। लेकिन क्या आप अगले 10 साल तक उसको मेंटेन कर सकते हैं? दैट इज़ द रियल क्वेश्चन। अगर आप उसका आंसर पॉजिटिव में देते हैं तो हैट्स ऑफ टू यू और आप कंटिन्यू करें। बट अगर आप नहीं कर सकते इस तरह से, तो फिर वो आपको सोचना चाहिए कि आपका डाउन साइड क्या है। तो इस पे क्या कहोगे तुम फिर? बिल्कुल, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये हमें बता रहा है कि जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी है वो कितना मैटर करती है। तो अगरचे आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप जो है मार्केट सिग्नल को समझ सकते हैं और कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं उनकी रिपोर्ट पढ़ के आप उनकी जो फ्यूचर डायरेक्शन है वो आप समझ सकते हैं। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. तो फिर आप वो बैट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इक्वेशन है वो है रिस्क और रिवॉर्ड की, यानी कि जहाँ पर जितना रिस्क होगा और रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से आपको ज़्यादा मिलता है। तो आपने उसको बैलेंस करना है कि आपके पास रिस्क भी मिटिगेट हो रहा हो और रिवॉर्ड भी आपके पास जो है वो इतना हो कि आपकी वो ट्रेड जो है सक्सेसफुल रहे। तो उसको देखते हुए आप ट्रेड करते हैं। तो अगर आप इतने चीते हैं कि आप चीज़ें समझ सकते हैं, तो फिर आप जाइए इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर और उसको स्टडी कीजिए और जो मार्केट जो सिग्नल्स हैं उसको पढ़ के आप अपनी ट्रेड प्लेस कीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपकी फुल टाइम जॉब है और आप इतना जो अपनी ब्रेन पावर है आप इतनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर सिंपल तरीका ये है कि आप ETF लें। कोई भी जो मेजर ब्रॉड इंडेक्स ETF है उसको आप लॉन्ग टर्म पे जो है वो इन्वेस्ट करते रहें, DCA करते रहें। दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजीज़ कि अगर किसी के पास टाइम नहीं है मार्केट को देखने का, तो आप एक कोई भी जो है मेजर ETF उठा लें और उसमें आप ऑल इन ना जाएं। जो भी आपके पास कैपिटल है आप उसको स्प्रेड कर लें। लेट्स से अगर आपके पास लेट्स से $50,000 हैं, तो आप ये करें कि उस $50,000 को पूरे साल पे जो है ना स्प्रेड करके इन्वेस्ट करें, यानी कि आप हर महीने उसका एक पोर्शन जो है वो बाय करते रहें। तो क्या होगा कि वो मार्केट अगर ऊपर भी जा रही है नीचे भी जा रही है तो वो बैलेंस आउट कर लेगी अपनी प्राइस को। तो एक तरह से आप जो डाउनवर्ड रिस्क है उससे अपने आप को हैच कर लिया और जो पोटेंशियल आपके पास जो अपवर्ड मोमेंटम मिलना है वो भी आपने कैप्चर कर लिया। तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल सेफेस्ट स्ट्रेटजीज कि अगर आपके पास इतना कैश है कि आप डाल सकते हैं और आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को स्टडी करने का, तो आप सिंपल है कि ETF ले लीजिए और उसमें आप ओवर द टाइम उसको जो है बाय करते रहिए, ताकि आपके पास जो कॉस्ट आपकी जो है वो एवरेज रहेगी। अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, अभी पूरी नहीं देखी थी मैंने, इट वाज जस्ट अपलोडेड, आइस कॉफ़ी आवर, जो ग्राम क्या नाम है उसका स्टीफन। यार, ग्राम स्टीफन, हाँ। उसकी हम्म। पॉडकास्ट थी आइस कॉफ़ी आवर, तो उसके अंदर एरिक ट्रम्प आया हुआ था। तो एरिक ट्रम्प से उसने एक क्वेश्चन पूछा कि तुम किस तरह से इन्वेस्ट करते हो। तो उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने बोला कि यार मैं इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे होते हैं, एज फैमिली इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, एज प्राइवेटली भी हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो बिटकॉइन बिटकॉइन है, वो ज़्यादातर वो चीज़ें बिटकॉइन में डाल रहा होता है। बट उसने एक बात की जो कि बिल्कुल सही बात है। वो कह रहा था कि यार हमने हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट ज़्यादा किया है। जो भी हम काम कर रहे हैं हमने उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया। हमने रियल एस्टेट में काम किया तो हमने रियल एस्टेट के अंदर
अंधी मचा दी थी। मतलब हमें एक एक प्रॉपर्टी का, मुझे जो मैकेनिकल रूम है वो कहाँ पर है, उसके अंदर क्या मसले चल रहे हैं, मुझे पता होता था। सो अगर आप किसी अपनी एक्टिव इनकम के अंदर सही से इन्वेस्टेड होते हैं ना, तो पैसे सबसे ज़्यादा वहीं बनते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपकी लॉन्ग टर्म होती है, जो आपको रिकरिंग रेवेन्यू दे रही होती है, फिर आप उससे चीज़ें कर रहे होते हैं। बट अगर आपने अपनी पैसिव इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट कर दिया एक्टिव इन्वेस्टमेंट में, और चार्ट्स के थ्रू आपने पैसे बनाना शुरू कर दिए, जो कि कुछ लोग कर पाते हैं, 95% ऑफ द ट्रेडर्स आर नॉट एबल टू मेक दोज ऐसा करेक्ट ही है। बेट्स। आप अपनी जो एक्टिव इनकम है, आपको उसमें ज़्यादा मेरे ख्याल से फोकस्ड रह के काम करना चाहिए। बड़े बड़े लोग जो हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, वो भी यही काम कर रहे होते हैं। वॉरेन बफे भी अपना, उसका मेजर काम ही यही है कि वो लोगों की कंपनी, जो कंपनीज है उनकी रिपोर्ट्स पढ़ता है, और फिर देन हिज कंपनी बेट्स ऑन इट। बिल्कुल। बट अगर आप नॉर्मल जॉब कर रहे हैं और फिर आप ये काम करना चाहते हैं, तो वो मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल। इसी बात पे मैंने अभी क्विकली जो है ना गूगल सर्च किया कि भाई जो डे ट्रेडर्स होते हैं उनमें से वो क्या परसेंटेज है जो कि पैसा बनाती है। तो गूगल के मुताबिक 80 to 95% लूज मनी। लूज मनी, एग्जैक्टली। जो कि डे ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 80 से लेकर 95% तक लोग जो हैं उसमें पैसा गंवाते हैं। सिर्फ 10 से 15% वो टॉप के लोग होते हैं जो उसमें पैसा बनाते हैं। तो ये बात याद रखें, अगर आप स्टैट्स देख लें, अगर आप उस स्टैट्स को बीट नहीं कर सकते तो फिर डे ट्रेडिंग ना करें भाई, क्योंकि और इट उसमें इज़ भी अगर नॉट आप उसको, रियली। उसका हाँ होराइजन 5 साल पे लेके चले जाएंगे ना, तो वो जो 10 से 15% के लोग हैं, वो और कम हो जाएंगे। और बिल्कुल। वो किसी पॉइंट पर, अभी जैसे बिटकॉइन का सागा हुआ था 2 हफ्ते पहले, जिसमें वो एकदम से वो मार्जिन कॉल्स आ गई थी सबको, और पोर्टफोलियो जीरो हो गए थे सबके। तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो 2 साल से प्रॉफिट बना रहे हो, बट वो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके साथ ऐसी की तैसी हो सकती है। सो ये मार्केट जो है ना, फिर किसी की नहीं होती है। जब जब नीचे जाने वाली बात होती है, तो फिर वो उसमें बिल्कुल। आप बचना बहुत मुश्किल होता है। उसमें गलतियां लोगों की होती क्योंकि हैं, बट स्टिल। हाँ, होता ही है ना कि ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। जब आपने लेट्स से अगर 2 साल कंसिस्टेंटली पैसा बना लिए तो अब आपका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना वो होगा कि यार बस मैं चीता हो गया हूँ, मुझे सब आ गया, दुनिया मेरे कंट्रोल में है और मैंने बस अंधी मचा देनी है अब। तो फिर क्या होता है कि हम्म। आप ऑल इन जाते हैं। ठीक है, हम्म। फिर आप रिस्कियर बैट लेते हैं क्योंकि अब हम्म। आपको आपकी जो भूख है ना रिटर्न की वो बढ़ गई है। अब आप चाह रहे हैं कि हम्म। मैंने अगर 100% रिटर्न कमा लिया है 2 साल में, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं 100% नेक्स्ट 1 ईयर में कमाऊँ। तो आप मजीद रिस्क लेते हैं। तो जब बिल्कुल। आप मजीद रिस्क लेते हैं ऑफ कोर्स देन यू मेक मिस्टेक्स। ये या, ह्यूमन साइकोलॉजी है, एग्जैक्टली। मतलब इसमें कोई मैं कोई ऊपर की बात नहीं कर रहा, आप पढ़ लें। और अक्सर लोगों के साथ ये होता है, जब लोग पैसा बना लेते हैं ना शुरू में वो समझते हैं मैं चीता हो गया हूँ, मुझे सब आ गया और अब जो है मैंने अंधी मचा देनी है, और जब वो इस तरह की रिस्क ईयर बैठ लेते हैं देन दे लूज मनी। राइट, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी इसी चीज़ के को कंटिन्यू करते हुए, एक बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल पूरी दुनिया में, सब कॉन्टिनेंट या वेस्ट की बात नहीं है, ये हर जगह ही चल रहा है, गोल्ड। और गोल्ड जो है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई अब जो है ना, ये 5,000 पे चला जाएगा पर आउंस, डॉलर्स पर आउंस, और पता नहीं कहाँ पर चला जाएगा, और गॉड्स मनी और पता नहीं क्या क्या। सो आई एग्री कि गोल्ड बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। और बड़ा एक अच्छा चार्ट था मेरे पास, मैं अभी उसको उसको ज़रा शेयर करता हूँ। अभी मैंने देखा उसको 1-2 दिन पहले, तो मैंने कहा इसको मैं ऐड करूँगा अपनी इस पॉडकास्ट के अंदर। सो गोल्ड मार्केट ने 1975 से लेकर 2008 तक 38 ईयर्स के अंदर अपनी प्राइस को डबल किया है। यानी कि 38 ईयर्स लगे 1975 से लेकर 2008 तक अपनी प्राइस को सिर्फ डबल करने में। वो प्राइस डबल हो गई 2008 में, 2008 से 2020 तक 12 साल लगे फिर दोबारा से गोल्ड प्राइस को डबल होने में। तो 38 से 12 ईयर्स, एंड देन 2020 से लेकर आगे 25 तक 4 साल लगे गोल्ड की प्राइस को डबल होने में। और उसके बाद सिर्फ 7 महीने लगे दोबारा से डबल होने में। सो आगे क्या होना है, मतलब अगर इस तरह से देखें तो फिर तो इसको 4 महीने में डबल हो जाना चाहिए, मगर ऐसा होगा नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अगर ऐसा हो गया तो आई डोंट नो मतलब क्या होता है। सो गोल्ड में सब लोग आजकल जो है वो एंटर करना चाहते हैं। और एक बहुत जो उससे पहले, बल्कि अगले चार्ट से जाने से पहले, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे पास वो कंपैरिजन भी मौजूद है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि गोल्ड के अंदर जो इस वक्त के रिजर्व हैं, बल्कि मैं अगले चार्ट पे चला ही जाता हूँ, ये हैं कंट्रीज विद द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स, जिसमें यूएस का नंबर आता है पहला, और 8,133 टन्स का गोल्ड यूएस के पास मौजूद है। सो बाय फार एनी अदर कंट्री, जो चाइना की बात होती है ना, तो चाइना अभी बहुत नीचे है,
बाय फार एनी अदर कंट्री वो यूएस का नंबर उसमें आगे, सेकंड नंबर पे जर्मनी आता है, और उसके बाद इटली, फ्रांस, रशिया, फिर चाइना आता है, फिर स्विट्जरलैंड, इंडिया, ये सारे कंट्रीज आते हैं। तो बात ये हो रही थी कि चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, बट उससे पहले उस पे जाने से पहले कि चाइना वाकई ले रहा है, क्योंकि ये तो मार्च 2025 तक का है, लेकिन अभी मेरे पास डेटा ये है कि मार्च 2025 के अंदर गोल्ड कितना खरीदा गया है डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू। तो वो भी एक बड़ा आई ओपनिंग है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि चाइना ने खरीदा है, लेकिन वो भी एक स्टार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है देखना। बट उससे पहले यूएस के जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, जो कि 8133 बिलियन टन्स के हैं, ये ट्रांसलेट होते हैं 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स के अंदर। जो ये आज एट की प्राइस थाउजेंड पे। प्लस जो टन है, हाँ, डॉलर टर्म्स के अंदर ये 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स के हैं। यूएस के जो स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप है, कैन यू इमेजिन, वो तकरीबन 62 ट्रिलियन डॉलर्स का है। सो अभी भी गोल्ड एक बहुत ही छोटा अमाउंट है यूएस की एक जनरल, अगर बात करें वेल्थ का, क्योंकि असल में तो उनका जो स्टॉक मार्केट, जो कंपनीज काम कर रही हैं, उनका मार्केट कैप है जो कि 66 ट्रिलियन डॉलर्स का है, 62 ट्रिलियन डॉलर्स का है। एट द सेम टाइम बिटकॉइन का जो, सिर्फ बिटकॉइन की बात करें, क्रिप्टो को छोड़ देते हैं, सिर्फ बिटकॉइन की बात करें, तो उसका जो मार्केट कैप है वो 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स का है, विच इज़ अ वेरी हाई नंबर कंपेयर टू जो उसने अभी जितने टाइम गुजरा है, उसको सिर्फ और सिर्फ 10-15 साल ही हुए हैं बिटकॉइन को, और उसमें ये 2.2 ट्रिलियन पे चला गया, बट स्टिल इट्स नॉट दैट हाई अगर कंपेयर करें स्टॉक मार्केट से। और उससे भी मज़े की बात ये कि हम ये समझते हैं कि रियल एस्टेट जो है वो बेस्ट एसेट क्लास है इन टर्म्स ऑफ, लोग जो हैं उनको समझ में आती है, लोग खरीदते हैं। जो हाउस होल्ड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है यूएस की, अगर उसका मार्केट कैप निकाल लें तो वो 55 ट्रिलियन डॉलर्स का है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 52 हाँ, या 55 ट्रिलियन और डॉलर्स का उसमें है। मैं ऐड करूँ कि स- दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास रियल एस्टेट ही है। नहीं, अगर आप ग्लोबल लेवल पे यूएस के देखते हैं। स्टॉक्स हैं। हाँ, वैसे नहीं, देखा जाए, ग्लोबल लेवल पे। बिल्कुल वैसे हाँ। वैसे देखा जाए, बिल्कुल अगर यूएस के हाँ। अंदर देखें तो हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 55 ट्रिलियन डॉलर्स का है रियल एस्टेट, और हमेशा रियल एस्टेट की बात होती है। बट हम्म। अगर अभी भी लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से देखें, लेकिन वो रेजिडेंशियल तुम देख रहे हो ना, अगर तुम हाँ, मैं कमर्शियल रियल एस्टेट भी ऐड कर लो। एग्जैक्टली, मैं हाँ। रेजिडेंशियल क्यों देख रहा हूँ, मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि जो लोग नॉर्मली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो तो रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहा होता है, वो हार्डली कोई कमर्शियल के अंदर जा रहा होता है। तो हम्म। जो एक होम की नेटवर्थ होती है, वो जब हाउस होल्ड की नेटवर्थ होती है, वो ज़्यादातर अपने घर के अंदर होती है, या लेट्स से उन्होंने अपनी बिल्कुल। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई होती हैं। तो उस टोटल मार्केट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की जो नेटवर्थ है वो 55 ट्रिलियन डॉलर्स की है। तो अभी भी स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। बट उससे उसके आगे अगर मैं बात करूं, तुमसे भी बात करूंगा मैं उसमें, जो अभी हम अगली बात करेंगे वो चाइना की, जब हम बात करते हैं जिसके अंदर ट्रेजरीज की बात होती है। बट अभी अगर देखा जाए तो जो 2025 के अंदर सबसे बड़ा नेट बायर जो कंट्री है वो पोलैंड है, चाइना नहीं है। दूसरा है कजाकिस्तान, और तीसरा है चाइना। और कितना बाय किया है पोलैंड ने भी, वो 67 ट्रिलियन, सॉरी 67 टन का गोल्ड बाय किया है। चाइना ने 22 टन का गोल्ड बाय किया है। जबकि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि क्वांटम क्या है, क्वांटम है यूएस का 8,000 टन का गोल्ड। और उसको कंपेयर करें इस साल का जो चाइना ने गोल्ड बाय किया है वो 22 टन का गोल्ड बाय किया है। सो अभी भी जो है वो कोई बहुत बड़ी बाइंग नहीं हुई है। जो गोल्ड के अंदर रैली नजर आई है, मेरी नहीं, मुझे समझ ही नहीं आई अभी तक ये रैली भी नहीं समझ में आई है। जो लास्ट डिप आई है वो भी नहीं समझ में आई है कि ये क्यों हुआ है। एज सच कोई मेजर बाइंग कहाँ हुई है, कैसे हुई है, मेरी अभी तक उस तरह से समझ में नहीं आई है। लोगों में तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट शो हो जाता है, रिटेलर्स तो फॉरेन उसमें जाना शुरू कर देते हम्म। हैं। बल्कि अभी बेचारे जो इंडियंस हैं, उन्होंने दिवाली के ऊपर जो गोल्ड लिया वो लॉस में चला गया अभी। हालांकि वो दिवाली के ऊपर कहते हैं कि जो भी हाँ, गोल्ड लिया जाता है वो प्रॉफिट के लिए होता है, बट वो इत्तेफाक से वो मुझे काफ़ी लॉस लोगों में के चला गया। कमेंट्स आए उसके ऊपर। हाँ। बिल्कुल। सो सो एनीवेज, मतलब वो तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन यहाँ पर ये नज़र आता है कि वो चाइना वाला फैक्टर, मुझे आई डोंट बाय दैट, बट यू हैड अ काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर दैट, वो क्या था? इसमें ये है कि जो अब तक मेरी रिसर्च है कि जो जितना भी अभी गोल्ड में मोमेंटम आया ना, अगर तुम वो दोबारा चार्ट निकालो जिसमें जो प्राइस डबल हो रही है वो नज़र आ रही है हमें, तो हम देख सकते हैं कि यानी कि थ्रू आउट द हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री की हम बात करें, जो 38 ईयर्स वाला जो बैंड है, तो उसमें ऑलमोस्ट गोल्ड जो है वो स्टेबल रहा है, यानी कि बहुत शार्प स्पाइक्स नहीं आई। ठीक है, वो शुरू में हम्म। आई नहीं, फिर दोबारा से नीचे आई, फिर वो स्टेबल रहा। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज जो है वो एक्सपोनेंशियल हॉकी स्टिक पे चले गया। तो इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है, यानी कि 2008 में जो क्राइसिस आया था ना, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। उसको बैंक्स ने जो है वो बैंडेड लगा के
किकिंग द कैन डाउन द रोड वाली बात की है, यानी कि 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसमें बैंक्स जो थे ना वो इंसॉल्वेंट हो गए थे, यानी कि बैंक्स के पास पैसा ही नहीं था अपने आप को सेव करने का। तो जो फेडरल रिजर्व टाइप के सेंट्रल बैंक थे उन्होंने आके उन बैंक्स को हेल्प आउट किया था, लिक्विडिटी जनरेट की थी आउट ऑफ थिन, यानी कि पैसा मजीद छाप के उन बैंक्स को दिया कि भाई अब तुम अपने आप को संभालो। तो उससे हुआ ये कि जो एग्जिस्टिंग फियाट करेंसी है ना उसकी वैल्यू डीवैल्यू हो गई। तो अब वो एकदम से आपके सामने नहीं आता, वो ओवर टाइम आपको नजर आता है कि हो क्या रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जो 2008 के बाद से जो सिनेरियो चेंज हुआ है उसने जो फियाट करेंसी है उसको मजीद डीवैल्यू किया है ओवर टाइम, और ख़ास तौर पर जो पैंडमिक के बाद से मनी प्रिंटिंग हुई है वो तो अनलिमिटेड लेवल के ऊपर हुई है ना। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वो जो उस सिनेरियो को एड्रेस करने के लिए गोल्ड ने अपनी एप्रिसिएशन दिखाई है। और गोल्ड हिस्टोरिकली देखा जाए तो वो एक स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे नज़र आता है तमाम कल्चर्स के दरमियान, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर हो, ईस्टर्न कल्चर हो, रिलीजियस लेवल की चीज़ें हों, उन सब में हम देखते हैं कि गोल्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे सामने आया है। और जब कभी भी करेंसी क्राइसिस पैदा होता है ना किसी भी मुल्क के अंदर, तो हमेशा गोल्ड उसमें ऊपर जाता है, क्योंकि लोगों को नज़र आता है कि यार अगर करेंसी जो है वो कोलैप्स हो रही है, दैट मीन्स द ओनली वे टू सेव मनी इज़ टू बाय गोल्ड। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी रही है शुरू से, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो। अब तक यानी कि 50 ईयर्स के दौरान देखें, जब ये जो नया फाइनेंशियल सिस्टम वजूद में आया था इसमें यूएस डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी, वो 50 साल से चल रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली उसमें क्रैक्स आना शुरू हुए हैं, और ऑफ कोर्स जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो अपना अपना रास्ता बदल रहे हैं, जिसमें कि ब्रिक्स कंट्रीज शामिल होते हैं। और एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि भाई अब यूएस डॉलर मजीद अपने आप को सस्टेन ना कर पाए शायद इन फ्यूचर, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई भी करेंसी ताहयात जो है वो रिजर्व करेंसी रहती है। हिस्ट्री देखें तो हर करेंसी का हाँ एक टेन्योर हाँ होता है, उसके बाद वो हंड्रेड ख़त्म होती परसेंट है, उसके बाद एक दूसरी करेंसी सामने आती है और लोग उसको हम्म अडॉप्ट करते हैं। यानी कि 1944 से पहले ब्रिटिश पाउंड था हम्म ग्लोबल रिजर्व करेंसी, उसके बाद यूएस डॉलर ने उसको ओवरटेक किया। ठीक है ना। बिल्कुल तो एट सम पॉइंट यूएस डॉलर विल ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय समथिंग, सही है। हम्म लेकिन लोग अब उसको एंटिसिपेट करके अपना अपना मूव कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं ना, जैसे सेंट्रल बैंक्स हैं, बैंक ऑफ चाइना है, बैंक ऑफ जापान है, या दूसरे बैंक्स हैं, वो अपना अपना एक प्रोटेक्शन मूव कर रहे हैं पहले से। तो इस वजह से गोल्ड की जो रैली आई है ना वो इसी वजह से आई कि जो जो सेंट्रल बैंक्स पहले यूएस ट्रेजरी बाय करते रहे फॉर फॉरेन रिजर्व, अब वो उसको कट डाउन कर रहे हैं और उसके बजाय गोल्ड को बाय कर रहे हैं टू सेव एज ए न्यूट्रल एसेट। तो इस वजह से वो रैली आई है। अच्छा, जहाँ तक सवाल आता है कि अब डिप क्यों आया, ऑफकोर्स कोई भी चीज़ सिंगल लाइन में वर्टिकल तो नहीं जाती ना, वो अगर जाती भी तो थोड़ा सा डिप लेती है। यानी कि जो मैक्रो इन्वेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक ब्रीदिंग स्पेस है गोल्ड की रैली के अंदर, यानी कि गोल्ड बहुत ज़्यादा हॉट हो गया था तो उसको एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए थी, तो वो थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन अब ओवर द टाइम इसने दोबारा से ऊपर जाना है, अनलेस ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त पैदा हुआ है करेंसी के वजह से वो सॉल्व हो जाए, जिसकी उम्मीद अभी नज़र नहीं आ रही सॉल्व होते होते। हो सकता हो भी जाए, लेकिन नो बडी नोस। लेकिन जो इस वक्त डेट की हालत है यूएस के ऊपर, या जो करेंसी क्राइसिस पूरी दुनिया में इस वक्त डेवलप हुआ हुआ है, चाहे यूरो हो या फिर ये जो दूसरे कंट्रीज जैसे टर्की है या श्रीलंका है। अर्जेंटीना में करेंसी क्राइसिस शुरू हुआ है जिसमें यूएस गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट कर रही है। उन्होंने अर्जेंटीना पैसोस को बाय करने की अभी अनाउंसमेंट की थी कि हम यूएस डॉलर बेच के अर्जेंटीना पैसोस बाय करेंगे ताकि उसकी करेंसी स्टेबल हो। तो करेंसी क्राइसिस हर जगह हो रहा है, ठीक है। तो उसके जवाब में गोल्ड अपनी रैली दिखा रहा है। तो राइट। अनलेस वो करेंसी क्राइसिस सॉल्व हो जाए तो फिर शायद गोल्ड नीचे आ जाए, लेकिन ऐसा और होता इसी हुआ वजह नजर से नहीं आ रहा। बिटकॉइन भी उसी वजह से नैरेटिव जो बिटकॉइन का है वो भी वहीं पर आता है कि एग्जैक्टली। वो भी एक डिसेंट्रलाइज्ड है और सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी उसके साथ चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल। आई डोंट नो कि कितना आगे जाके करेंगी काम, क्योंकि ट्रम्प फैमिली तो कम्प्लीटली क्रिप्टो उसके है। अंदर है। खुद बोलते हैं कि भाई हमने $1 बिलियन कमाए लास्ट ईयर जस्ट थ्रू क्रिप्टो। अब वो मैं उसकी पूरी पॉडकास्ट देखूंगा तो उसमें पता चलेगा कि वो कैसे कह रहा है क्योंकि अब ट्रम्प तो जो बात करता है उसकी वजह से मार्केट शेक हो जाती है, ऊपर नीचे हम्म। सब कुछ हो जाता है। उसको पता होता वो है कि जो मैं इनसाइडर बात न्यूज़ करूंगा होती है उनके पास। हाँ, हाँ हाँ उनको पहले से पता होना एग्जैक्टली। होता है कि अनाउंसमेंट क्या आने वाली है, वो उस हिसाब से अपनी बेट्स पहले से लगा लेते हैं। और हम्म ऐसी बात है जिसके पास भी इनसाइडर न्यूज़ हो तो वो तो पैसा बनाएगा। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, अभी वो ट्रम्प की ही बात से मुझे एक और न्यूज़ सामने आई थी, बड़े मज़े की न्यूज़ थी
तो मैंने कहा उस पे तुम कनाडा में हो तो तुमसे ज़रा इसका फीडबैक लिया जाए कि ये क्या सीन है। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. ट्रम्प अगेन वो 10 या 20% उसने बोला कि मैं कनाडा के ऊपर दोबारा से 10%. वो करूँगा, जस्ट बिकॉज उसने जो ऐड लगाया ओंटारियो की गवर्नमेंट ने, वो रेगन वाला ऐड था, रोनाल्ड रेगन वाला, पुराने ज़माने का। तो वो क्या सीन है? ये एक पॉलिटिकल स्टंट था और वो भी जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। जो ओंटारियो का प्रीमियर है डग फोर्ड, उसने ये कैंपेन चलाई थी। बेसिकली पॉलिटिकल स्टंट था वोटर्स को गेन करने के लिए, ताकि हमको दिखाएंगे भाई देखो ये जो जो फोर फादर्स थे यूएस के, वो तो टेरिफ के ख़िलाफ़ थे। ये ट्रम्प आके जो है ना टैरिफ लगा रहा है फ्रेंडली कंट्रीज़ के ऊपर, और कनाडा हमेशा से फ्रेंडली कंट्री रहा है यूएस के साथ, और ट्रम्प आके इस चीज़ को चेंज कर रहा है। तो वो उनकी एक पॉलिटिकल कैंपेन थी जिसकी जो जो ऐसी बात है वो बैकफायर कर गई। और ट्रम्प ऐसा बंदा है, उसकी अगर हट जाए तो वो फिर इस तरह की बातें करता है। तो हाँ। उसने देखा ये तो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और अब मैं इस पे पहले तो उसने कैंसिल कर दी। उसने कहा तमाम एग्जिस्टिंग जो ट्रेड नेगोशिएशंस हो रही हैं वो सब कैंसिल अंटिल फर्दर नोटिस। तो उसके बाद और यानी कि तो जो काफ़ी चहल पहल मच गई यहाँ पे कनाडा में। और उसके बाद फिर ये न्यूज़ आई कि बस उसने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, क्योंकि कनाडा ने जो है ना वो रोनाल्ड रीगन की जो रिकॉर्डेड ऑडियोज़ हैं उसको मैनिपुलेट करके फेक ऐड बना के उन्होंने कैंपेन चलाई, जो ऑफ कोर्स ट्रम्प को पसंद नहीं आया। तो ये बेसिकली वो ये मैंने देखी थी वीडियो ना, ये उस वक्त भी वीडियो सरफेस हुई थी जिस टाइम पर पहली दफ़ा ट्रम्प ने ट्रेड वॉर्स की मतलब ट्रेड टैरिफ्स की बात की थी। उसमें रेगन यही बोला था कि ये जो टैरिफ्स होते हैं ये काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं, और फ्री मार्केट्स के अंदर ये टैरिफ का नाम नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। तो उसने ये विच बात इज़ नहीं की थी। ट्रू। अब मैंने वो नहीं देखा कि ओंटारियो ने क्या उसको उसका ऐड बनाया था, बट ट्रम्प की हट गई। और ट्रम्प की बात जब भी होती है वो चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी कहते हैं ट्रम्प को हैंडल करना आसान नहीं है, वो इगोइस्टिक बंदा है, सो ही हैज़ टू बी हैंडल्ड द सेम वे। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर जब हम शुरू में बात कर रहे थे रिकॉर्डिंग से पहले कि पाकिस्तान में ख्याल में चाहे जितने भी लोग पाकिस्तान पे जो है वो तंज करें, लेकिन पाकिस्तान ने अपना गेम कर लिया है ट्रम्प के साथ। हाँ, कोई ना कोई गेम है जो कि हमें भी नहीं पता, हाँ बट कोई ना कोई बिल्कुल। गेम है जो कि सेट हुआ हुआ है। जब भी नाम लेता है, हर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का नाम आ जाता है। सो कुछ हुआ हुआ है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये कनाडा की बात हो रही थी तो मैं अभी बिल्कुल। एक लिंक्डइन फीड से गुजर रहा था, तो मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टेक्स्ट नज़र आया। वो मैंने हटा दिया जिनकी तरफ से था वो, जस्ट सो दैट उनकी आइडेंटिटी ना आए यहाँ पर। बट उन्होंने एक बात बोली थी कि, और ये बात मैंने खुद भी अपने कुछ जानने वालों में फीडबैक मुझे मिली थी कि वहाँ पर जो डायग्नोसिस वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी डिलेज आते हैं। जो लेट्स से डायग्नोसिस के बाद आपको चीज़ें फिर भी सही हो जाती हैं, बट हेल्थ केयर, जो फ्री हेल्थ केयर है या फ्री एजुकेशन है, ये हर तरह से आपको मिल तो रही है वहाँ पर, लेकिन उसकी भी एक कॉस्ट है। अब उसमें अगर आप डिलेड चीज़ों को लेने में खुश हैं, देन इट्स अप टू यू, बिकॉज बहुत सारे केसेस के अंदर वो डिलेज जो हैं वो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब जैसे कैंसर पेशेंट है, उसको अगर आप चीज़ें डिले करना शुरू करेंगे तो वो तो फिर उसके लिए जान के ऊपर बात आ जाएगी।
एक साल क्या, 6 महीने, 2 महीने भी कभी कभी ऐसी चीज़ अगर आप डिले कर दें, डायग्नोसिस में डिले कर दें या उसको ट्रीटमेंट में डिले कर दें, दैन इट कैन बी फेटल। और यहाँ पर भी वो उन्होंने जो लिखा था कि उनका ऑटिज़म था, उसके बच्चे, उनके बच्चों को, और जब वो डिले हुआ था वहाँ पर कोविड के टाइम पर, और अभी भी मैं जानता हूँ लोगों को जिनके बच्चों को था ऑटिज़म और डिले से डायग्नोज हुआ, और फिर थेरेपीज देर से मिलती हैं। सो इस तरह की चीज़ों में डिले होता है, तो वो फिर लाइफ लॉन्ग मसला हो सकता है। इसी तरह से अभी वो, मुझे नहीं पता, आई थिंक यू वुड बी बेटर एबल टू कमेंट ऑन दैट, कि वो अल्बर्टा में मेरे ख्याल से वहाँ पर टीचर्स स्ट्राइक हुई थी, एंड देन ऑन दैट स्ट्राइक जो पैसे मिल रहे थे वहाँ पर वो बहुत ही कम थे, सो जिसकी वजह से वो टीचर्स वापस नहीं आ रहे हैं, और सो एंड सो फोर्थ। तो वहाँ पर स्कूलिंग फ्री है, बट स्टिल समथिंग इज गोइंग ऑन। तो इस पे क्या क्या इनसाइड स्टोरी है वहाँ पर? हाँ, अल्बर्टा में टीचर स्ट्राइक चल रही है इस वक्त, और अभी भी वो ऑनगोइंग है, ख़त्म नहीं हुई है। और मैं लास्ट वीक एडमिंटन में ही था, और वहाँ मेरी एक टीचर से बात हुई, तो उसने बताया कि वी आर गोइंग ऑन स्ट्राइक, और उसने मुझे बोला कि हम मार्च से जो है स्कूल नहीं गए। अब मुझे नहीं पता कि वो टीचर सारे के सारे नहीं जा रहे या सिर्फ एडमिन स्टाफ स्कूल नहीं जा रहा, तो दैट इज़ समथिंग आई डोंट नो। लेकिन उसने कहा कि स्ट्राइक जो है बहुत अरसे से चल रही है, इनकी जो नेगोशिएशंस हैं यूनियन के साथ, जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग सैलरीज, वो चल रहे हैं, तो वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स जो स्कूल की जो नॉर्मल रूटीन है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। तो जिन साहब की ये पोस्ट है, वो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि ख़ासतौर पर जो ऐसे बच्चे जो स्पेशल किड्स होते हैं, आप उनको घर में रख नहीं सकते ज़्यादा देर, तो उनको चाहिए होती है सपोर्ट सिस्टम, जो एक्टिविटी उनकी होती है, चाहे वो थेरापी की फॉर्म में हो, चाहे वो स्कूल सपोर्ट की फॉर्म में हो। अब जैसे कि मैंने उनकी पोस्ट पढ़ी, तो मुझे लगता है कि उनका बच्चा स्पेशल स्कूल में जाता था, तो अब वो स्कूल अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा आप कहाँ जाए, वो घर में आप उसको उतना उस तरह से रख नहीं सकते। तो दैट इज़ समथिंग वेरी जो है पेनफुल होता है। और जो उन्होंने बात की कि इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है, अल्बर्टा की गवर्नमेंट, वो $30 पर डे के हिसाब से पे कर रही है पेरेंट्स को, जो कि आई थिंक इट्स नथिंग। क्योंकि अगर आप थेरापीज के लिए जाते हैं ना प्राइवेटली, पहली बात तो ये कि थेरापीज होती ही प्राइवेटली हैं, गवर्नमेंट आपको इसमें हेल्प नहीं करती। और जो थेरापीज प्राइवेटली ऑफर होती है वो तकरीबन मिनिमम $60 to $65 पर आवर के हिसाब से होती है। अब आपने अगर लेट्स से 3 घंटे के लिए भी डेली भेजना है, तो 5 दिन के आपके पास हो गए 15 घंटे, तो 15 टाइम आप 60 कर लें तो कितनी अमाउंट बन जाती है। तो ये हम्म। $30 तो कुछ भी नहीं है, दैट इज़ लाइक हम्म। पीनट्स। तो जो पेरेंट्स को फिर अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है वो कहीं ज़्यादा होता है। तो उसमें मेरे ख्याल में पॉइंट यही है कि जो अगर आपके साथ कोई इशू नहीं है ना मेडिकली, तो फिर तो एक बहुत अच्छी जगह है कनाडा रहने के लिए। लेकिन जहाँ आप आपके पास कंसिस्टेंट बेसिस पे इश्यूज आ जाते हैं, तो या तो आप ऐसे, अच्छा ये डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस भी, यानी कि अल्बर्टा उस हवाले से बहुत अच्छा प्रोविंस है, क्योंकि वहाँ पे उस तरह से रश नहीं है लोगों का टूवर्ड्स हेल्थ सर्विसेज। क्योंकि मेरा एक और दोस्त था जो कि ओंटारियो से अल्बर्टा मूव हुआ था, और उसके बच्चे को भी कुछ इश्यूज थे मेडिकली, तो यहाँ पे तो उसको नंबर ही नहीं मिल रहा था ओंटारियो में। यानी कि डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट के अपॉइंटमेंट होते हैं वो 6-6 8-8 महीने के बाद उनको मिलते थे। लेकिन वो जैसे ही अल्बर्टा मूव हुए, तो फ़ौरन के अपॉइंटमेंट मिल गया, और उसके बच्चे की सर्जरी भी हो गई। उसके बच्चे के टाइम में कुछ प्रॉब्लम था, तो वो चल नहीं पाता था, तो राइट अवे उनकी सर्जरी भी हो गई, फिर उनको सपोर्ट्स जो सर्विसेज होती है वो भी मिलना शुरू हो गई। तो दे वर सुपर हैप्पी अबाउट इट। यानी कि अल्बर्टा का जो हेल्थ सिस्टम है वो ओंटारियो से तो बहुत बेहतर है। लेकिन फिर ये होता है ना कि आप ये सोच के आते हैं कि यार फ्री हेल्थ केयर है, तो फ्री हेल्थ केयर है तो, लेकिन ऑफ कोर्स उसने पूरी पॉपुलेशन को एड्रेस करना है। और अगर आप ओंटारियो में रहते हैं जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, यानी कि ओंटारियो सबसे बड़ा प्रोविंस है पॉपुलेशन वाइज कनाडा के अंदर, तो जब इतने ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हों, तो ऑफ कोर्स सारा का सारा लोड पड़ता है आपकी जो पब्लिक सर्विसेज हैं, जिसमें हेल्थ है। और जितने इमिग्रेंट्स आए हैं ओंटारियो में लास्ट लेट्स से 5 ईयर्स के अंदर, उस हिसाब से हॉस्पिटल्स तो नहीं बने, ना ही उस हिसाब से हम्म। डॉक्टर्स की क्लिनिक बढ़ी हैं। तो वो रिसोर्सेज तो वैसी की वैसी हैं, लेकिन लोग बढ़ गए। तो ऑफ कोर्स जहाँ एक डॉक्टर दिन में जो है 10 पेशेंट देखता था, अब उसको 20 पेशेंट देखने पड़ रहे हैं या 25 पेशेंट देखने पड़ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स वो एट कैपेसिटी है। तो ये इश्यूज़ हैं जो प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर में आते हैं। और ऑफ कोर्स कनाडा ऐसा मुल्क है, अगर आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस है भी, तब भी आप जंप नहीं कर सकते। क्यों? ये चीज़ मैंने यूके में देखी थी कि अगर आपके पास आपके एम्प्लॉयर की तरफ से प्राइवेट इंश्योरेंस है ना, तो आप क्यों जंप करके किसी स्पेशलिस्ट को दिखा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्राइवेट ऐसी हॉस्पिटल्स होते थे जहाँ आप इंश्योरेंस यूज़ करके आप जा सकते हैं। कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा के पास इंश्योरेंस हो भी, तब भी आपने जाना उसी सिस्टम के थ्रू ही है, आपने क्यू में लगना है। सिर्फ वो आपको हम्म। प्रिस्क्रिप्शन में हेल्प आउट कर देते हैं कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है,
तो जो इंश्योरेंस है वो आपकी प्रिस्क्रिप्शन की जो कॉस्ट है वो कवर कर लेती है अप टू लाइक आई थिंक 90%। लेकिन जो सिस्टम है वो आपने पैसे भी यूज़ करना है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों से जब इमिग्रेशन की बात होती है ना, तो हमने पहले भी काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगेंस्ट एंड प्रो कैनेडियन इमिग्रेशन, दोनों तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं। एंड ऑफ कोर्स सबके प्रोज एंड कॉन्स हैं। मेरे ख्याल से प्रोज वे इन कर जाते हैं अब जब आप कनाडा जा रहे होते हैं। बट अगर आप रियलिस्टिक होकर चीज़ें समझें तो आपको समझ में आएगा कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। तो रियलिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से बहुत सारे लोग जब जा रहे होते हैं तो वो एक दो चीज़ें मुझसे जब डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं, यार देखें, हमारे 3 बच्चे हैं और हम आज अगर अपने बच्चों को वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भेजना शुरू करें तो एक बच्चे के ऊपर तकरीबन हमारा कोई 200,000 $250,000 का खर्चा आना है। एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी के अंदर इतना खर्चा आ रहा होगा। और हम 3 बच्चों की एजुकेशन कैलकुलेट करें तो हमारा तकरीबन कोई और इस सिर्फ ये फीस के ऊपर है, उसके बाद रहना वहना अलग होगा। तो अगर हम लेट्स से उसके अंदर बात करें, लेट्स से 3 बच्चों की बात करें तो 700-800,000 दिरहम्स का तक का और डॉलर्स तक का खर्चा है। अब ये जो खर्चा है हमारा, इसको हम अगर वहाँ मूव कर जाते हैं ऑन पीआर, तो यहाँ जितनी भी अच्छी सैलरी मिल रही हो, हम, और ये जाहिर सी बात है जब बंदा ये डिसाइड कर रहा होता है तो वेल दे आर वेल एडवांस इन देयर एजेस, बिकॉज ये चीज़ बंदे को बहुत बाद में ख्याल आता है कि ये इस तरह का खर्चा आएगा। वरना शुरू में जब बंदा यहाँ शुगर पर भी आता बुरा है होता तो है। हंकी डोरी चल रहा होता है, सब कुछ बेस्ट होता है, कोई मसला ही नहीं होता, नई नई गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, अच्छे अच्छे घर होते हैं, सब कुछ ज़बरदस्त होता है। ये बाद में समझ में आता है कि अच्छा ये इतना खर्चा आने भी तो है आगे, उसका क्या करेंगे फिर। तो जब वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, यानी कि 10-15 साल 20 साल यहाँ गुजार चुके होते हैं, और फिर जब वहाँ पर जाते हैं और वहाँ जाने का सोचते हैं, तो उनके बैक ऑफ द माइंड ये होता है। तो मैं कहता हूँ, यार देखें, आप अगर इस चीज़ को इस तरह से कैलकुलेट करें कि आपने वहाँ पर, अगर लेट्स से आपने 3 बच्चे हैं, 7 लाख डॉलर्स का खर्चा आ रहा है, तो आप ये ना समझें कि आप वहाँ जाकर ज़ीरो खर्चे पे आप पढ़ाएंगे बच्चों को। क्योंकि वहाँ पर भी अगर आप $40,000 की एक बच्चे की फीस है एक साल की, तो आपको बीइंग अ रेजिडेंट या बीइंग अ सिटीजन फिर भी $10,000 तो देने हैं। $40,000 बीइंग एन इंटरनेशनल हम्म। स्टूडेंट देने हैं, लेकिन $10,000 आपको बीइंग अ लोकल स्टूडेंट देने हैं। ठीक है, उसको आप लोन से कवर कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट पैसे तो आपको देने हैं वो। सो आप उसके अंदर 1/4 यानी कि 25% आपका फिर भी लगना है उसके अंदर। तो अगर $7 लाख का 25% लगा लें तो आपको वो पैसे तो फिर भी निकालने होंगे। बात आ गई अब $5 लाख की, जो 3 बच्चों के $5 लाख का खर्च होना है। तो अगर आप पिछले 10 साल या 15 साल पीछे चले जाएं और आपने जो पैसे, आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही थी, बजाय इसके कि आपने जो अय्याशियों में पैसे गुजारे हैं, वैसे सबके साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि सबके पैसे वैसे ही इतने नहीं होते, बट जो लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी सैलरीज अगर अच्छे लेवल के ऊपर हैं, तो अगर अच्छे लेवल पर थी और आपने वो टाइम गुजार दिया जिसमें आपको एक्चुअल में कनाडा में जाकर टैक्स पे करना था, तो वो जो टैक्स आपने यहाँ पर बचाया था उसको तो आपने लैविश लाइफ में गुजारा है ना, तो फिर आप उसमें कंप्लेन नहीं कर सकते। आप अदरवाइज आप यहीं रहते रहते अपने बच्चों की एजुकेशन फंड कर सकते थे। सो वो चीज़ें अपने पर्सपेक्टिव, अपने अपना पर्सपेक्टिव होता है। और वही बात होती है जब बंदा शुरू करता है लाइफ को, 20-25 साल का होता है, उसमें पैसे आना शुरू होते हैं, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में भी नहीं होती हैं कि आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, आपको सेविंग्स करनी है, आपको अपना, और ख़ासतौर पे यूएई जैसी जगह पर या सऊदी जैसी जगह पर या जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर आपको खुल के पैसे मिल रहे होते हैं। सो ये चीज़ तो आपके दिमाग में भी नहीं होती है कि आपको आगे के लिए कुछ इन्वेस्ट करना है। सो बहुत कम लोग हम्म। होते हैं जो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं। और वो वही लोग होते हैं जो रियलाइज़ कर पाते हैं, वो अगर उनका माइंडसेट हो ना कि मुझे जॉब आगे जाकर कहीं ना किसी किसी पॉइंट पर छोड़नी है, वरना अपनी जॉब आपकी, जो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो अपनी कंपनी से इतना ज़्यादा एफिलिएटेड हो जाते हैं कि वो उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सुनने को तैयार नहीं होते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बाद में उनको समझ में आता है कि जो कंपनी जिसके लिए आप पता नहीं लड़ने मरने को तैयार थे, वो आपके साथ जब कुछ करती है तो फिर बाद में समझ में आता है कि यार वो सारी जो है ना कहानियाँ सिर्फ हवाओं में थी। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो जो पर्सनल फाइनेंस लेवल की एजुकेशन है ना, वो अनफॉर्चुनेटली हमें पढ़ाई नहीं जाती स्कूल के लेवल, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि ना कॉलेज में, ना इवन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी नहीं। और जब आप निकलते हैं अपनी स्टडी लाइफ को छोड़ के और प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, तब भी आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होता कि आपने अपना पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज करना है। वो ओवर टाइम आप सीखते हैं, जब आपके पास थोड़ा पैसा आना शुरू होता है, फिर आपको थोड़ी ठोकरें भी लगती हैं, फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा मैंने इसको अच्छी तरह से मैनेज करना है। फिर आप देखते हैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं, एंड बाय द टाइम आई थिंक मोस्टली ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपकी एज 30-35 हो जाती है। तो जो प्राइम टाइम था ना वो आपने मिस कर दिया, जिसमें आप बहुत अच्छे अच्छे एक्शन ले सकते थे। लेकिन ऑफ कोर्स 30-35 के बाद भी आपके पास काफ़ी टाइम होता है। लेकिन पॉइंट इसमें यह है कि जितनी जल्दी हो सके अपने फाइनेंसिस को
अच्छी तरह से मैनेज करें, और जब भी आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएं जहां से आपकी अर्निंग शुरू हो जाए, वहीं से आपने अपनी फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखना है। सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एजुकेशन आपको स्कूल में नहीं दी जाती, ना ही स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। जबकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि आपका जो सारा का सारा फोकस होता है ना एजुकेशन का, वही होता है कि मैंने अपनी स्किल्स बना के उसको यूज़ करके पैसा कमाना है। ठीक है, ये मतलब मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ कि ये एजुकेशन का पर्पज़ होता है, हायर एजुकेशन का ख़ास तौर पे। लेकिन अगर आप जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसको मैनेज करने का नहीं सीख रहे, तो आई थिंक वी आर मिसिंग अ बिग पार्ट ऑफ इट। जो स्कूल्स को सोचना चाहिए इस बारे में कि वो किस तरह इन चीज़ों को अपने क्यूरिकुलम का हिस्सा बनाएं, कि लोगों को अपने पर्सनल लेवल के ऊपर फाइनेंसेस जो हैं उनको मैनेज करना आना चाहिए। यानी कि एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन हो कि भाई इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, क्यों इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ इट, यानी कि आप क्या खो रहे हैं ओवर द टाइम। आई थिंक ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। लोगों को नहीं समझ में आता। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरी वन ऑन वन कॉल हो रही थी एक साहब से, वो भी जब हालांकि देवर वेल, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर देयर इन द कॉल, और देवर वेल एजुकेटेड, पाकिस्तान में एक अपना बिजनेस रन कर रहे थे, दोनों सेपरेटली अपना बिजनेस रन कर रहे थे, और दोनों के पास डिफरेंट नेशनैलिटीज़ थी, जो कि पाकिस्तानी नहीं थी, वो बाहर के लोग थे, बट वो शुरू से पाकिस्तान में रह रहे थे तो उनको वो मसला नहीं था। बट दे वर हैविंग अ वेरी गुड बिजनेस। अब दुबई में भी उन्होंने अपना सेटअप कर लिया था। बट व्हेन आई वाज टॉकिंग टू देम, और जब उनको मैं बता रहा था कि यार देखें अभी भी आपके पास टाइम है, आप जो है ना यूएस के स्टॉक्स में, ईटीएफ्स के अंदर इन्वेस्ट करें और उसको भूल जाएं 10-15 साल के लिए। उनको बेसिकली अपने बच्चों के लिए फंड्स, एक अच्छा फंड एक्यूमुलेट करके छोड़ना था। तो मैंने कहा आप उसको छोड़ दें 15-20 साल के लिए, आप उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली डालते रहें। तो फिर मुझसे पूछने लगे यार अगर अच्छा मुझको ये यूएस के ईटीएफ के अंदर 7-8%, 10% का रिटर्न मिल रहा है, जो भी आप कह रहे हैं, अगर वो मुझे रिटर्न मिलता रहता है 10 साल तक, तो मेरे ये अगर मैं $50,000 इन्वेस्ट आज करता हूँ तो कितने बनेंगे? तो मतलब आई वॉज रियली सरप्राइज कि वो ये कैलकुलेशन मुझसे क्यों पूछ रहे थे, कि मतलब इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वो खुद से एक एक चीज़ उनको पता होगी, पीएनएल्स बनाते होंगे वो अपनी कंपनी के लिए, पता नहीं क्या क्या करते होंगे वो। बट ये छोटी सी कंपाउंडिंग की कैलकुलेशन मुझसे पूछ रहे हैं कि आज अगर मैं $50,000 डालता हूँ, 10 साल बाद अगर मुझे 8% का रिटर्न मिलता है, तो फिर मैंने उनके सामने वो एक कैलकुलेटर खोल के दिखाया कि ये बनेगा। 50, मुझे याद नहीं है कि कितना रिटर्न आ रहा था, बट मैंने बताया कि अगर आप ऑन टॉप ऑफ दैट हर महीने 1,000 दिरहम्स और डालते हैं जस्ट टू टॉप इट अप, जो कि उनके लिए मसला नहीं था, तो फिर क्या रिटर्न बनेगा? तो उनकी आंखें खुल गई थी। तो मैंने कहा था ये तो मसला होता है ना। अब मैं एग्जांपल इसकी इस तरह से देता हूँ कि अगर मेरा कोई दोस्त यूएई में आया, उसने लेट से अच्छे टाइम पर कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ली आज से 5 साल पहले, और उस वक्त उसकी सैलरी लेट से 30,000 दिरहम थी या 40,000 दिरहम थी। आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, क्योंकि वो उसमें था, उसने मॉर्गेज ली थी, आज उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू फर्ज करो 3 टाइम्स हो गई हो, और उसने लेवरेज करके प्रॉपर्टी ले ली थी। आज अगर किसी और बंदे की सैलरी 1 लाख दिरहम भी हो जाए ना, तो वो प्रॉपर्टी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बहुत हम्म। अरसे तक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि उसकी सैलरी इस वक्त 3 टाइम्स है उससे, बट फिर भी वो प्रॉपर्टी अफोर्ड नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज उसने वो टाइम से पहले इन्वेस्टमेंट कर दी थी। वो आपका जो कंपाउंडिंग का पीरियड होता है ना, 10 साल वो बहुत बड़ा पीरियड होता है। बाद में जाकर आपकी कितनी भी इनकम हो जाए, आप बहुत बहुत टाइम उसको ऐसा आप होता कैश है कि नहीं कर आप उसको सकते। कैच नहीं कर सकते। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, हमने काफ़ी टाइम हो गया मेरे ख्याल से। एक लास्ट टॉपिक था मेरे पास, जो कि गोल्डन वीज़ा से रिलेटेड था, यूएई का। तो अभी एक न्यूज़ आई थी और उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बट कुछ लोगों ने कहा कि इसका क्या फ़ायदा, मतलब मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि लोगों को। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. ठीक है, अगर आपके पास बाहर का पासपोर्ट हो तो फिर तो ठीक है, आपको गोल्डन वीज़े का उतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल से फिर भी फ़ायदा होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट्स वगैरह बड़ा फ़ायदा करते हैं, खासतौर पे जो लोग अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं। बट ये जो अब एक बेनिफिट दिया है यूएई ने
फॉर द गोल्डन वीज़ा होल्डर्स, ये बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बेनिफिट है, क्योंकि इसमें इसकी वजह से मैंने अपने खुद दो दोस्तों को देखा है जो कि स्ट्रैंडेड हो चुके थे। नॉर्मल वीज़ा था उनके पास, एक बंदा इटली में था, एक बंदा यूके में था, डिफरेंट टाइमिंग्स के अंदर। एक जो यूके वाला है, मेरे ख्याल से वो तो 2 साल पहले ही उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था कि उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट खो गया था यूके में, चोरी नहीं हुआ था। लेकिन जो इटली में था उसका तो पूरा बैग वो लेके भाग गए थे। तो वहाँ पर जो है वो दोनों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़ा लगा हुआ था, जिसके अंदर एमिरेट्स आईडी थी, सब कुछ था, वो सब कुछ वो लेके भाग गए थे। अब उनको जब अब यूएई, घर तो पूरा उनका यूएई में था, अब उनको जब यूएई आना था तो यूएई डायरेक्ट नहीं आ सकते थे, उनको फिर पहले पाकिस्तान जाना पड़ा, वहाँ से उन्होंने पूरा पेपर वर्क किया, फिर यूएई वापस वो लोग उस पेपर वर्क के बाद आए। तकरीबन महीना लग गया था इस पूरे सिनेरियो के अंदर। अभी रिसेंटली गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के लिए यूएई ने एक नया इंसेंटिव दिया है कि अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा होता है तो आप इस सिचुएशन में काउंसलर एक्सेस मिल सकता है आपको। यानी कि जो जो सिटीजन्स होते हैं, अगर एज अ सिटीज़न अगर आप किसी भी कंट्री में, जैसे पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानी सिटीज़न हैं और आप बाहर स्ट्रैंडेड हो गए, तो आपको बहुत आराम से एग्जिट पास मिलता है, एंट्री परमिट मिलता है मेरे ख्याल से, और वो एक से हम्म, दो दिन के अंदर आपको हाथ में आ जाता है और आप एक से दो दिन के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं बैक होम पाकिस्तान। और ये एक नॉर्मल कंट्री में एक फैसिलिटी है जो आप ऑफ कोर्स आप सिटीजन हैं तो आपको मिलती है, बट यहाँ पर अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा है तो आप यूएई ट्रैवल कर सकते हैं वापस। तो ये एक बहुत हम्म, मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इंसेंटिव है किसी के लिए भी, कोई इमरजेंसी में। हमने कोविड में देखा था, कोविड के टाइम पर सारी फ्लाइट्स बंद थी, फ्लाइट्स तो खुली हुई थी बट इनबाउंड ट्रैफिक बहुत कम थी, और उन लोगों को आने दिया जा रहा था जिनकी बड़ी स्पेशल रिक्वेस्ट थी आने की, या फिर गोल्डन वीज़ा होल्डर्स के लिए। तो कोविड जैसी सिचुएशन, किसी जगह पर इवैक्यूएशन हो रही हो, तो वहाँ से अगर आपको इवैक्यूएट करवाना है, या आपका पासपोर्ट खो गया हो, या चोरी हो गया हो, या कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उस केस के अंदर अगर आपको यूएई वापस आना है और आप गोल्डन वीज़ा होल्डर हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही, उसकी चाहे कोई फीस भी हो, अगर आपके पास एक हॉटलाइन नंबर है जिससे आप, अगर अगर मैं जा रहा हूँ, फर्ज करो किसी जगह पर अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल किया है मैंने घूमने के लिए, और वहाँ जाके मेरे साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है इस तरह का, तो मैं तो मतलब मतलब अगर मैं जॉब करता हूँ या मेरा कोई बिजनेस है यूएई में, तो मैं ये सोच नहीं सकता कि मैं 1 महीने तक यूएई वापस नहीं आ सकता। उसके लिए मुझे हम्म, पाकिस्तान जाना पड़ेगा, सर का दर्द अलग, वो सारी चीज़ें, और पाकिस्तान में भी मेरा एग्जैक्टली। क्या सेटअप होता है। सो इसमें मेरी ये एक चीज़ पर्सनल मेरे ख्याल से स्टोरी बहुत भी है। ज़बरदस्त है। हाँ, इसमें मेरी पर्सनल स्टोरी भी है। टू आई थिंक 2011 की बात है, 11 या 12 की बात है। मैं यूके में हुआ करता था उस वक्त, और मेरे पास यूके की परमानेंट रेजिडेंस थी, जिसको हम कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। और वो एक तरह का कार्ड होता है जो आपके आपके साथ होता है, यानी कि वो पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं होती, लेकिन वो एक कार्ड होता है जो आप अपने साथ रखते हैं। उसमें बायोमेट्रिक भी होता है। तो मैं उस वक्त किसी जॉब की प्रोजेक्ट के ऊपर मैं जर्मनी गया हुआ था, और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे मेरा बैग चोरी हो गया था। और उस बैग में मेरा लैपटॉप, मेरा पासपोर्ट, और नहीं सॉरी, पासपोर्ट तो मेरी जेब में था, लेकिन जो मेरा पीआर कार्ड था, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वो उसमें था, और वो चोरी हो गया। अच्छा, वो चोरी हो गया तो अब मैं परेशान कि मैं क्या करूँ। खैर किसी तरह मैंने यूके गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको टेम्प्रेरी वीज़ा दे देंगे, आप हमें अपना पासपोर्ट भेजें। तो इत्तेफाक से मेरे पास पासपोर्ट था। अगर पासपोर्ट नहीं होता तो फिर मुझे वही करना पड़ता जो आपके दोस्त ने किया है, यानी कि मुझे पाकिस्तानी एम्बेसी से कांटेक्ट करना वापस जाना पड़ता, वो पड़ता। मुझे हम्म। एक टेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट इशू करते, फिर मैं पाकिस्तान जाता, वहाँ से पासपोर्ट बनवाता, और फिर दोबारा से वीज़ा लेके यूके जाता, जिसमें मुझे हो सकता है महीने 2 महीने कितने लग जाते कुछ नहीं पता। लेकिन हम्म। यूके की जो सर्विस थी वो बड़ी अच्छी थी कि उन्होंने विद इन लाइक 4 डेज़ के अंदर मुझे इमरजेंसी वीज़ा इशू कर दिया था, मेरे पासपोर्ट के ऊपर। तो फिर मैं विद इन लाइक 10 डेज़ में चले गया लेकिन था ऑफिस लेकिन ये लेके। तो आईएलआर के केस में था ना, अगर अगर हाँ। सिंपल वर्क परमिट लगा होता पासपोर्ट पे तो आई एम, अगर और फिर पासपोर्ट तो खो ही हम्म, चुका होता, जाहिर सी बात है, वर्क परमिट होता तो हाँ, फिर पासपोर्ट खो चुका होता, फिर तो हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन फिर था ही तो नहीं आप वापस वही आने का। पाकिस्तान जाना पड़ता फिर आपको, बिल्कुल। हाँ 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 हाँ। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो लोगों को समझ में आनी चाहिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जब भी, और फिर अगेन उसकी वजह से फिर दुबई जो अपने आप को पोजीशन कर रहा होता है चीज़ों के लिए, अब जब गोल्डन वीज़ा आपके पास इस तरह की चीज़ है तो आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते। और अगर आपने हम्म, प्रॉपर्टी की बेसिस पे गोल्डन वीज़ा लिया है तो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते आप फिर। तो जो अगेन वही बात आती है ना कि अभी इतनी हॉट हुई हुई है दुबई की मार्केट, लोग वही कहते हैं कि यार पता नहीं कब बबल बस्ट होता है। तो बस्ट तो जब होगा ना जब लोग बेचना शुरू करेंगे, और बहुत सारे लोग इस वक्त अपना गोल्डन वीज़ा को टाई अप किया हुआ है इसके हाँ। इसके साथ। सो वो नहीं बेचेंगे वो इस तरह से, तो बहुत सारी प्रॉपर्टी तो बिक ही नहीं सकती है क्योंकि वो किसी और चक्कर में ली गई है। बेसिकली जो ये गवर्नमेंट है वो चाह रही है ना कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें वो, यानी कि आज से कुछ साल पहले तो ये स्टेबिलिटी थी नहीं ना। लोग आते रहे टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर, काम किया 4 साल 5 साल 10 साल, फिर निकल गए वहाँ से, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, यूके चले गए, कनाडा चले गए, यूएस चले गए। तो गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि भाई स्टेबिलिटी आए इसके अंदर, और गोल्डन वीज़ा के ज़रिए वो उस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं ताकि लोग वहाँ आके लॉन्ग टर्म रुकें।
ज़्यादा सी बात है, लॉन्ग टर्म रुकेंगे तो वो पैसा भी अपना लेकर आएंगे, अपनी वेल्थ लेकर आएंगे, खर्च वहाँ पे आके पैसा खर्च करेंगे तो इकॉनमी बूस्ट होगी। तो आई थिंक दैट इज़ अ प्लान, जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ताकि वहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए और लोग टेम्प्रेरी तौर पे वहाँ ना रुकें बल्कि लॉन्ग टर्म रुकें। तो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है यार। वी आर इनटू 50 मिनट्स ऑफ दिस पॉडकास्ट। आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे लंबी पॉडकास्ट गई है ये वाली। और हाँ चीज़ें इतनी होती हैं वो फिर भी पूरी नहीं हो पाती हैं, लेकिन हम हर हफ्ते करते हैं तो इट इज़ गुड कि लोग कमेंट ज़रूर करें कि जो भी उनको और चीज़ें इसमें ऐड करनी है या सम कमेंट्स क्रिटिक्स वट एवर इट इज़, तो वो प्लीज़ कमेंट करें ताकि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच वली, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज़ अगर आपको पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, एंड वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीक एपिसोड। थैंक यू। थैंक यू।